नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिक्षमता की कक्षा में, जिसमें कि मैंने पिछली कक्षा में जो कंटिन्यू किया था शिक्षण अभिक्षमता को, उसी को आज पुनः कंटिन्यू करते हुए आज मैं शिक्षण अभिक्षमता को या शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उसकी चर्चा करेंगे। और अगर हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सभी परीक्षाओं में प्रायः 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके कारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम अगर देखेंगे कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करेंगे तो कभी भी किसी भी शिक्षण की परिस्थिति में कभी भी शिक्षार्थी के जो अधिगम लेवल है उसको अगर हम स्तरीय वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शिक्षण को प्रभावी करने की सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि एक सामान्य दर्जे का जो छात्र है और एक अगर विशिष्ट शिक्षक हैं जो कि उनका शिक्षण बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है और सामान्य दर्जे का छात्र भी उनके अधिगम या शिक्षण की शैली से प्रभावित होकर के बहुत ज़्यादा अव्वल ग्रेड का हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अव्वल दर्जे का छात्र है वो भी अगर निष्प्रभावी शिक्षक हैं और उनका निष्प्रभावी शिक्षण शैली है तो वो अव्वल दर्जे का छात्र भी एक सामान्य लेवल पर आकर के रुक जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण के प्रभावी होने की जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो हालांकि शिक्षण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे अनेकानेक कारक हैं, लेकिन जो मुख्यतया कारक जो माने गए हैं वो 3 प्रकार के कारक माने गए हैं जो यहाँ पर उल्लिखित है। जो व्यक्तिगत कारक जो पर्सनल फैक्टर होता है, फिर बौद्धिक कारक इंटेलेक्चुअल फैक्टर होता है और मनोवैज्ञानिक कारक जिसको कि हम साइकोलॉजिकल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करेंगे सबसे पहले फैक्टर की अर्थात व्यक्तिगत कारक को, तो व्यक्तिगत कारक में भी ये 2 मुख्य रूप से इसमें चीज़ें समाहित हो जाती हैं। एक पारिवारिक परिस्थितियां और दूसरा आपका विद्यालयी परिस्थितियां। जब हम पारिवारिक परिस्थितियों की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पर्सनल जो है वो सबसे मायने रखता है, तो पर्सनल में हम क्या क्या कर सकते हैं कि पहला अगर हम देखेंगे तो अगर आर्थिक स्थिति किसी शिक्षक का सुदृढ़ नहीं है तो डेफिनेटली वो शिक्षण को प्रभावित करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भैया अगर मुझे भूख सता रही है तो मैं किसी भी परिस्थिति में शिक्षण नहीं कर सकता, और अगर कर भी सकता हूं तो अव्वल दर्जे का शिक्षण तो नहीं ही कर सकता हूं। इसीलिए वो आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अब अगर देखेंगे पर्सनल फैक्टर में ही तो हम देखते हैं कि पति पत्नी का संबंध, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी भी शिक्षक के घर में पति पत्नी का संबंध अगर अच्छा नहीं है, डेली लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनके मन में वो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें चलती रहती है और वो डेफिनेटली वो माने या ना माने लेकिन उसका शिक्षण पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता ही है। और वो कभी भी अच्छा प्रभाव तो नहीं ही डालेगा, हाँ बुरा प्रभाव जरूर डालता है जो कि शिक्षण को प्रभावी होने से वो रोकता है कहीं ना कहीं। फिर आप अगर देखेंगे तो पारिवारिक संबंधों में आपके जो माता पिता हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो कुल मिलाकर के संबंध हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आस पड़ोस की परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर डेली अगर परिवार में कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आस पड़ोस से झगड़ा हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें शिक्षण को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। तो अगर हम बात करेंगे तो पारिवारिक परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। अब हम विद्यालयीय परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो विद्यालयीय परिस्थितियों में भी एक आपका आ जाता है कि मान लीजिए कि जो प्रधान है, विद्यालयीय प्रधान है, उसके साथ आपका कैसा संबंध है, एक शिक्षक का उन प्रधान के साथ कैसा संबंध है। अगर मान लीजिए कि बहुत खराब संबंध है तो भी वो निश्चित रूप से शिक्षण को प्रभावित करता है। फिर आप आते हैं कि हमारे जो कलीग्स हैं अर्थात जो शिक्षक
होने के नाते जो हमारे विभिन्न सहकर्मी हैं उनके साथ हमारा पर्सनल रिश्ता कैसा है वो भी मायने रखता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा है जो कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को और दूसरा शिक्षक तीसरे शिक्षक को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, तो निश्चित रूप से वहाँ उस विद्यालय या उस संस्था की जो शिक्षक होंगे उनकी शिक्षण शैली निश्चित रूप से प्रभावी होंगी और वो खराब दर्जे का होगा, अव्वल दर्जे का तो कभी नहीं हो सकता है। फिर आपका विद्यालयीय परिस्थितियों में और सारे बहुत कुछ आ जाते हैं कि विद्यालयीय वातावरण कैसा है। फिर शिक्षक और छात्र का संबंध, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा है। ये क्योंकि अगर मान लीजिए कि शिक्षक छात्र को और छात्र शिक्षक को अगर पसंद करता है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बॉन्डिंग आ जाती है, और बॉन्डिंग जो होता है वो एक शिक्षक और छात्र में वो बहुत ज़्यादा शिक्षण शैली को प्रभावित करने में या ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। वहीं पर अगर वो संबंध शिक्षक छात्र के संबंध जो है वो अच्छे नहीं हैं तो निश्चित रूप से वो अर्थात शिक्षण शैली हमारी प्रभावित होती है और नीचे स्तर का हो जाता है। अब दूसरे पर हम आते हैं, बौद्धिक कारक जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बौद्धिक कारक वो कारक होता है जो कि चूंकि बौद्धिक कारक एक अमूर्त तत्व है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अमूर्त तत्व होते हुए भी ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि बौद्धिक कारक एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रभावशीलता को ऊपर या नीचे उठाने में ये मददगार साबित होता है। कहीं भी किसी भी वातावरण के साथ समायोजित होने में हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। हम कक्षा के वातावरण में अपने आप को किस प्रकार से ढालें, हम अपने आप को कक्षा प्रबंधन के दृष्टिकोण से किस प्रकार से ढालें, हम बच्चों को कैसे कंट्रोल कर पाएँ, इसके लिए हम बच्चों के प्रश्नों को तत्काल रूप से उत्तर किस प्रकार से देते हैं, इसके लिए हम बच्चों के प्रश्नों को समुचित उत्तर किस प्रकार से देते हैं, इसके लिए अर्थात तमाम ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फैक्टर मायने रखता है किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। तो जब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक शिक्षक बौद्धिक रूप से अगर बहुत ज़्यादा प्रखर नहीं है तो वो कक्षा को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता है, सबसे पहली बात। फिर वो बच्चों के तात्कालिक जो प्रश्न हैं उसके समाधान में वो बहुत ज़्यादा अग्रणी भूमिका नहीं निभा सकता है, उसका कक्षा प्रबंधन अच्छा नहीं हो सकता है, उसके बोलने की शैली अच्छी नहीं हो सकती है, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर अच्छे नहीं है तो वो सब सारी चीज़ें ये किसको प्रभावित करती हैं, तो हमारे शिक्षण को प्रभावित करती हैं। तो एक अगर शिक्षक बहुत ज़्यादा बौद्धिक रूप से प्रभावित हैं या बौद्धिक रूप से प्रखर हैं तो निश्चित रूप से जो छात्र के द्वारा तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं उसके तात्कालिक प्रश्नों के माध्यम से उनको संतुष्ट कर पाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कभी भी शिक्षक और छात्र ये चाहता है कि जो भी मेरे द्वारा प्रश्न पूछे जाएं उसका समुचित रूप से एक शिक्षक होने के नाते हमें जवाब दिए जाएं। क्योंकि कई बार पढ़ाया भी जाता है कि जब हम मान लीजिए कि अगर कक्षा में हैं और किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा कि कोई भी एक प्रश्न पूछ दिया और मैंने उसको डांट फटकार करके बिठा दिया तो क्या होगा, वो कुंठित हो जाएगा, या फिर वो बच्चा समझ जाता है कि भैया ये गुरुजी के पास कुछ नहीं है। इसीलिए वो जब गुरुजी के पास खुद ही कुछ नहीं है तो वो या तो वो कुंठित हो जाता है कि मुझसे प्रश्न पूछा नहीं गया, या मेरे द्वारा ऐसा सवाल उठाया गया जो कि मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब बहुत सारी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं इसमें। तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्रश्न पूछने के लिए तो और ज़्यादा उकसाना चाहिए कि हाँ बेटा प्रश्न पूछो, और ज़्यादा प्रश्न पूछो, ताकि हम तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर सकें। और जब हम तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, बहुत ज़्यादा शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो इंटेलेक्चुअल फैक्टर की बात करें तो इसको समायोजित करने में, कक्षा को समायोजित करने में, कक्षा प्रबंधन को समायोजित करने में, कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाने में, फिर शिक्षण वातावरण को अच्छा बनाने में, शिक्षक छात्र के साथ संबंध बिठाने में, फिर पाठ्यक्रम
छात्र और शिक्षक तीनों के बीच एक कड़ी के रूप में जोड़ने में, अर्थात बहुत सारे प्रकार ऐसे हैं जो कि हमारी बुद्धि अगर सही है तो हम बुद्धि के माध्यम से उसको घुमाव फिराव करके हम अपनी प्रभावशीलता को ऊंचा उठा सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर जो मनोवैज्ञानिक कारक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, इसके भी कुछ विभिन्न कारक माने गए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मुख्य रूप से रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, भावात्मक ग्रंथियां वगैरह वगैरह ये शामिल इसमें हैं। जिसमें अगर हम रुचि की बात करेंगे तो रुचि एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी शैक्षणिक कार्य में उसकी प्रभावशीलता को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि रुचि एक ऐसा तत्व होता है जो कि हमारे अंतर्निहित भावना को जागृत करता है। और फिर इसमें मान लीजिए कि एक शिक्षक बौद्धिक रूप से भी प्रखर है, उनके विषय पर भी प्रखर है, विषय रूप से भी बहुत मजबूत हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है पढ़ाने में, तो क्या वो अच्छा प्रभावशीलता के साथ शिक्षण कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के कारण से रुचि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि प्रभावशीलता को ऊंचा या नीचा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर आप अभिवृत्ति को देखेंगे तो रुचि का ही एक स्वरूप है कि जब हमारे अंदर रुचियां होती हैं और जब हम उस काम को करने में लग जाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? अभिवृत्ति हो जाती है। और अभिवृत्ति हो जाती है तो जब हमारी रुचि भी है और उसके काम को हम करने भी लगते हैं तो धीरे धीरे ही सही हमारी प्रभावशीलता डेफिनेटली बढ़ती जाती है। क्योंकि कोई भी शिक्षक एक दिन में तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। कोई भी शिक्षक, आज जो महानतम शिक्षक हुए हैं वो कभी भी एक पहले दिन भी शिक्षण कार्य किए होंगे जो कि पहला दिन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको ऊंचा, तो अभिक्षमता का काम यही है कि हमारा रुचि भी है, उस काम को हम अगर जागृत करते रहते हैं तो हमारी अभिक्षमता में वृद्धि होती जाती है, अभिवृत्ति में वृद्धि होती जाती है और फिर हम उस काम को अच्छे ढंग से करते हैं। फिर अभिक्षमता की बात करेंगे अगर, तो अभिक्षमता भी एक इस प्रकार का शब्द है या तत्व है जो कि हमारे अंदर होनी ही चाहिए। और अभिक्षमता का होना एक प्रकार से अत्यावश्यक भी है, क्योंकि अभिक्षमता अगर हमारे पास नहीं रहेगी तो हम उस काम को कभी भी ढंग से नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम भावात्मक ग्रंथियों की अगर बात करेंगे तो भावात्मक ग्रंथियां एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी ऐसे भाव हमारे साथ अगर हम शिक्षण कर रहे हैं और कुछ ऐसे भाव आ गए जो हमारे शिक्षण को उस समय डिस्टर्ब कर रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रभावशीलता को कम करेगा। अर्थात भावात्मक ग्रंथियां भी बहुत सारी मायने रखता है कि हमारे भावात्मक ग्रंथियां कैसी हैं, हम किस प्रकार से उसको समायोजित करते हैं। क्योंकि जब हमारे सारी चीज़ें अर्थात रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, जब हम तीनों को एडजस्ट कर लेते हैं, जब तीनों को एडजस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भावात्मक ग्रंथियां हैं वो अपने आप उसमें उसके दरमियान वो आती जाती है, घूमती जाती है और वो हमारी प्रभावशीलता को ऊंचा उठाने में सहयोग का काम करती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो छोटे समय में, कम समय में मैंने आपको इसको प्रभावित करने वाले, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में मैंने बताया। और इसी प्रकार से सीखने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।